CH टर्म ही बोलते हैं, पर उसको कल्पेबल होमिसाइड ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। नोट मेकिंग को कंटिन्यू करना है हमें। लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था, आप में से कोई बता सकता है प्लीज, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स सब लोगों ने लिखे थे। जस्ट लेट मी नो। जस्टिस मेलविल तक ही लिखवाया था। ओके, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि थोड़ा ज्यादा लिखवा दिया था। पैरा कंप्लीट हुआ था। लेट मी जस्ट आस्क यू दिस वन। For this purpose, the actual nature of the injury, external and internal, has to be examined. Was this the last point? यही थी? Okay, perfect. ठीक है? Okay, चलो। Fair enough. Then let's continue. So last line मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जिन लोगों को नहीं मिली है मिल जाएगी। For this purpose, the actual nature of the injury, external or internal, has to be external and internal, has to be examined, and thereupon medical opinion shall be sought to find out if it is likely to cause death. ठीक है, if it is likely to cause death. आगे कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखें। सेक्शन 299 पैरा 2 डज नॉट रिक्वायर, हाँ इसी के नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ, ये अभी आर वर्सेस गोविंदा ही चल रहा है, बहुत बड़ा केस है। सेक्शन 299 पैरा 2 या पार्ट 2, नॉट पैरा 2, सेक्शन 299 2 भी लिख लोगे तो भी चलेगा। डज नॉट रिक्वायर एक्सप्रेसली द प्रूफ ऑफ एनी नॉलेज, डज नॉट रिक्वायर एक्सप्रेसली the proof of any knowledge, क्योंकि अंडरस्टूड है, does not require expressly the proof of any knowledge on the part of the accused regarding the likelihood of causing death, full stop. Therefore the prosecution does not have the accused regarding the likelihood of causing death, full stop. Therefore prosecution does not have the burden of proving such an element, full stop. Such knowledge is deemed but is not required to be proved separately. आपको आर वर्सेस गोविंदा से ही पता चलता है कि 299 का पार्ट 2 जो है, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, वहां पे नॉलेज डीम्ड है, माना जाता है कि नॉलेज है। ठीक है, सच नॉलेज इज डीम्ड but is not required to be proved separately. ठीक, आगे लिख लें। सेक्शन 302 इसी के नीचे आप लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ, सेक्शन 302 over and above the elements of 299(2), ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा पर लिख रही है, बहुत लंबा चौड़ा है केस, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर सिर्फ इतना पेपर में पढ़ के अगर लिख के चले जाओगे, आप आराम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो सिर्फ आर वर्सेस गोविंदा के बेसिस पे। ठीक, in 299(2) requires that there should have been a peculiar condition of the deceased, requires over and above section 299(2) requires that there should have been a peculiar condition of the deceased या victim and the accused should have had, हाँ बेटा धीरे बोल, requires that there should have been a peculiar condition of the victim and the accused should have had the specific knowledge of that peculiar condition. नेक्स्ट पैराग्राफ 10। अब एक बात बताओ, अगर वो पेक्यूलियर कंडीशन है, विक्टिम को कहीं पे क्लॉटिंग है, कहीं पे किसी तरीके का कोई ट्यूमर है, किसी तरीके का किसी खास जगह पे कैंसर है, ये पेक्यूलियर फैक्ट, ये पेक्यूलियर कंडीशन की नॉलेज अक्यूज को नहीं। ठीक, अब उसने चोट पहुंचाई, सामने वाला व्यक्ति मर गया, तो 300 का 2 लगेगा कि 299 का 2 लगेगा, बता दो बस, इतना सा सवाल है। पेक्यूलियर कंडीशन के बारे में हमारे अक्यूज को कोई जानकारी नहीं है, क्या करें? Thus it will be 299(2), लिख लो, यही पॉइंट है, इसी पे पूरा डिस्टिंग्विशमेंट आ जाता है, क्योंकि 299(1) और अपना 301 वो तो सेम निकल गए,
ये है मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कि आर वर्सेस गोविंदा में बोल्ड किया गया। तो लिख लो इसको, thus if either the accused did not know, thus if either the accused did not know, accused did not know the specific condition of the victim, थोड़ी बहुत ही रहती होगी, the specific condition of the victim, or even if he knew, or even if he knew, he did not know, even if he knew, he did not know the likelihood of causing death, the likelihood of causing death, then section 300 clause 2 dash apply. Would not apply, will apply. Would not apply, yeah, will apply. Would not apply, absolutely correct. Would not apply, very good, शाबाश. Would not apply. भाई मुझे peculiar condition ही नहीं पता, मार दिया, मर गया व्यक्ति, ठीक, 299 का 2. मुझे peculiar condition पता है, लेकिन ये नहीं पता कि हालत इतनी खराब है कि जरा सा भी हल्का फुल्का अगर मैंने चोट पहुंचा दी व्यक्ति मर ही जाएगा, ठीक, डेथ, ठीक है, fair enough. आगे लिख ले, next paragraph. The third clause of section 300 also corresponds with section 299(2). The third clause of section 300 also corresponds with section 299(2). Full stop. For 303, over and above 299(2), over and above 299(2), it is required that the injury was intended injury, that the injury was intended injury, was not only likely to cause death, rather it was also sufficient in the ordinary course of nature. It was also sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Full stop. The intention of the accused was not to cause death, as in such a case the intention of the accused was not to cause death, ब्रैकेट में चाहो तो इसके ऊपर लिख लो डायरेक्ट, was not to cause death, as in such a case it will amount to section 300 clause 1. इसी चीज को आगे विरसा सिंह में इलैबोरेट भी किया गया, वो भी अभी लिखेंगे, ठीक. As in such a case will amount to 301. Full stop. Rather a test for sufficiency has to be judged, and it depends upon the medical opinion requested, मतलब ये भी 299 300 के 2 जैसा ही है, लेकिन यहाँ फर्क बस इतना है कि ऑर्डिनरली किसी को मार सकता है, यहाँ पे विक्टिम डिसीज की कोई पेक्यूलियर कंडीशन नहीं, ठीक. आगे लिख ले, इसी को कंटिन्यू करते हुए, मतलब इसके आगे लिखे
Section 299(3) covers those situations where, ये next paragraph है. Section 299(3) covers those situations where the accused had acted generally, without any specific intention, without any specific condition, without any specific intention, but in the circumstances in which he acted, comma, knowledge of the likely consequence of death, could be imputed upon, full stop. Here also the test is objective. That is, if a reasonable person had acted in the same circumstances, and in the same manner, would he have had the knowledge of likelihood of causing death. Full stop. If yes, then 299(3) will apply. If yes, then 299(3) applies. व्यक्ति किसी इंटेंशन के साथ एक्ट नहीं कर रहा है, बट वो उसको नॉलेज है, मतलब उसका एक स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं है कि मुझे यही व्यक्ति को मारना है या मुझे इसका ही गर्दन तोड़नी है या इसी को नुकसान पहुंचाना, नहीं, वो कैजुअली एक्ट कर रहा है, जनरली एक्ट कर रहा है, किसी को भी नुकसान हो सकता है उसके एक्ट से, और इसके साथ में उसको नॉलेज भी है कि हाँ भैया कोई ना कोई मर भी सकता है, तो 299(3) विल अप्लाई. अब सवाल ये उठता है कि 299(3) अप्लाई होगा तो 304 कब अप्लाई होगा, वो भी लिख लो नेक्स्ट पैराग्राफ में. इफ 299(3) is proved, then for 304 the additional elements required are, if 299(3) is proved, then for 304 the additional elements required are, number 1, एक करके लिख लें, knowledge of the act being imminently dangerous, डैश करके लिखना. अब ये इमिनेंटली शब्द जो है ना, इसको हम लोग हल्के में लेते हैं जब अपन 300 को पढ़ते हैं. इमिनेंटली इज द वर्ड जिसके बेसिस पे 304 को डिस्टिंग्विश किया जाता है 299 के 3 से. आगे इसी पॉइंट में आगे डैश करके लिखिए, इमिनेंटली मींस इमीडिएटली, हाँ, त्वरित, करेक्ट, तुरंत, स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटली. इमिनेंटली मींस इमीडिएटली, कॉमा, instantly or urgently. Imminently means immediately, comma, instantly or urgently. That is, the act is of such a kind, that the effect will be produced, then and there. Will be produced then and there. D point. Knowledge of the accused
किसी व्यक्ति को ऐसे लगे कि चोट तो मर ही जाएगा, स्वाभाविक सी चीज है, ठीक। देन एंड देयर पॉइंट बी, द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड is regarding such nature of act as must cause either death immediately or such bodily injury as is most likely to cause death. फुल स्टॉप। इसी में एक लाइन और ऐड कर लीजिए, herein the knowledge is not of 100% certainty, नहीं बी में ही लिख रहे हैं, पैरा चेंज। herein the knowledge is not of 100% certainty of death, but is of highest degree of probability. हाँ, that means imminent only, immediate and most likely to cause death, मतलब इसके बाद व्यक्ति कैसे बच सकता है, इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ भूमिका। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, either death immediately, ठीक, या फिर bodily injury which is of most likely to cause death। एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि आपके सामने भीड़ है, भूमिका आप बताना, आपके सामने भीड़ है, आपने भीड़ पे तोप चला दी, कैनन फायर कर दिया, ठीक, सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, आपके सामने भीड़ है, आपने गन फायर कर दिया, ठीक, फेयर इनफ। एक में तोप से गोला दाग दिया, दूसरे में गन फायर कर दिया। प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, किसमें व्यक्ति मर सकता है? प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा है, तोप से। फर्स्ट केस यस, वो इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, इमीडिएट डेथ। मर तो वो दूसरे वाले में भी जाएगा, अगर किसी को गोली लगेगी तो वो दूसरे वाले में भी मर सकता है, दैट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज डेथ। बट फर्स्ट वाला इमीडिएट डेथ है, ये फर्क है, समझ में आया? या तो वो व्यक्ति तुरंत मर जाए, भाई तोप से उड़ाओगे तुरंत मर जाएगा, आप ग्रेनेड फेंकोगे किसी व्यक्ति पे तुरंत खत्म हो जाएगा वो, ठीक, ऑब्वियस ही चीज है। लेकिन गन शॉट दोगे तो भाई मोस्ट लाइकली है कि वो उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, ये रूल है। दिव्या एक बार प्लीज रीपोस्ट कर दोगे, शायद यहाँ पे ऊपर निकल गया होगा, ओके। हाँ, सर्टेनिटी बट इज ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, 100% सर्टेनिटी नहीं होती, बट हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ नॉलेज? देखो, सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को कोई बात पता है, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात नहीं पता है। सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ नॉलेज, कोई चीज मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है, प्रियंका, दिस इज सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति की नॉलेज है तो क्या ऑर्डिनरी सेंस में ये दूसरे व्यक्ति पे भी नॉलेज एप्लीकेबल होगी? एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए कि कहीं आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आपको पता है कि रोड ब्लॉक है, आगे जाकर के बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो आप अपना रास्ता चेंज कर लेंगे, किसी दूसरे रास्ते पे निकल जाएंगे, ठीक। मुझे नहीं पता कि रोड आगे ब्लॉक है, मैं चला जाऊंगा सीधे रास्ते और रोड ब्लॉक है तो जाकर के मैं भिड़ जाऊंगा या रुक जाऊं, ठीक। व्हाट इज दिस? वेदर दिस इज सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ नॉलेज और वेदर इट इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ नॉलेज। ये क्या है? आपका पता होना कि आगे जाके ब्लॉकेज है, ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? व्हाट इज इट? सब्जेक्टिव। समझ में आया? दिस इज सब्जेक्टिव, क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है प्रियंका, ये मुझे नहीं पता, ठीक। बट मान लो आपको पता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव करना है, मुझे नहीं पता कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड ही ड्राइव करना है। क्या मुझे पता होना चाहिए? शुड आई नो अबाउट इट? और अगर मुझे नहीं भी पता है, विल द कोर्ट ऑफ लॉ और विल द लॉ इन टोटो डीम मी टू हैव द नॉलेज? मान लेगी कि हाँ यार, ये तो किसी भी व्यक्ति को पता ही होगा, तो स्वाभाविक सी चीज है, कोई व्यक्ति बोल ही नहीं सकता कि ऐसा होगा, तो मतलब हमें पता ही नहीं है। यू कैन नॉट से दैट। दिस इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ नॉलेज में नॉलेज का जो फैक्ट होता है, मतलब जो तथ्य होता है, उस तथ्य की जानकारी मानी जाती है कि किसी भी व्यक्ति को इस तथ्य की जानकारी है, ये एक बेसिक पैरालांस में जज किया जाएगा, ठीक। जब हम सब्जेक्टिव नॉलेज पे जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव नॉलेज पे जाते हैं, तो फिर वो पेक्यूलियर सेंस में ऑपरेट करती है कि ये व्यक्ति इसको पता, ये बात इसको पता है, ये बात इसको पता है, ये बात इसको पता है, ठीक। दैट्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ नॉलेज, ओके। अगली प्रियंका आपको समझ में आ गया होगा बेटे। एग्जैक्टली, यस कनिष्का, ओके। सीढ़ियों से गिरने से यूजुअली कोई नहीं मरता, बट अगर किसी ने धक्का दिया और डेथ कॉज हुई तो किस में कवर होगा? ठीक, नाउ अंडरस्टैंड दिस।
ऑब्जेक्टिव मींस डीम्ड, हाँ जनरल नेचर का बेसिक। देखो अगर आप किसी व्यक्ति को सीढ़ियों से धक्का दे रहे हो, ठीक, किसी व्यक्ति को सीढ़ियों से धक्का दे रहे हो, अभी अच्छा सवाल, ठीक है ध्यान से सुनना, सीढ़ियों से धक्का दे रहे हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिर्फ नॉलेज तो नहीं, दिस इज नॉट जस्ट नॉलेज, अनलेस यू आर प्रैंकिंग, अनलेस यू आर प्रैंकिंग, अगर आप प्रैंक कर रहे हो तो फिर ये नॉलेज में चला जाएगा, ठीक, अदरवाइज इफ यू आर सीरियस तो फिर ये इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजुरी है, एलिमेंट्स को देखते जाओ, ठीक, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजुरी, मतलब ये सबसे पहले आएगा 299 के 2 में, सबसे पहले ये फॉल करेगा 299 के 2 में। अच्छा 299 के 2 में आ गया, अब दो टेस्ट और बची कि भाई तू 300 के 2 में तो नहीं जा रहा है या 300 के 3 में तो नहीं जा रहा है, नॉलेज डीम्ड है वो तो अपन देख चुके हैं कृति, नॉलेज तो डीम्ड मानना है, ठीक, अब 300 के 2 में तब जाओगे जब सामने वाले की पेक्यूलियर कंडीशन होनी चाहिए, ठीक, सामने वाले की पेक्यूलियर कंडीशन होनी चाहिए, पेक्यूलियर कंडीशन का मतलब हर बार शरीर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ होना जरूरी नहीं, पेक्यूलियर कंडीशन का मतलब अब मान लो फॉर एग्जांपल सीढ़ी से आप जिस व्यक्ति को धक्का दे रहे हो वो व्यक्ति 90 साल का है, पेक्यूलियर कंडीशन भाई व्यक्ति एज है उसकी, या वो बहुत छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, ठीक, अब आप ऐसे बच्चे को सीढ़ी से धक्का दोगे, काजल वाज रेडी, काजल वाज रेडी विद मरेगा, है ना, मैं यही क्वेश्चन पूछता, एग्जैक्टली यही मेरे शब्द होते, वेरी गुड काजल, इंप्रेस्ड, हाईली इंप्रेसिव बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक, मरेगा, इधर देखोगे मरेगा, पेक्यूलियर कंडीशन के बारे में आपको जानकारी थी, सिंपल सी चीज है, 300 के 2 में आ जाएगा। अच्छा मान लो जो सीढ़ियां है, ठीक है, अब आपने हम आपके हैं कौन देखी नहीं, वरना हम आपके हैं कौन में एक आंटी रहती है, ठीक है, भाभी, लो चलिए मैं अपने देवर की बारात लेके, ठीक है, देखी होगी अगर किसी ने देखी होगी, हरी कलर की साड़ी में ये आंटी 4 रुपए सीढ़ियां है, वहां से ये कूदती हुई आती है, ठीक है, ऐसे टप पे, ठीक, यस, ऐसे रोल में आती है ये पूरा की, जैसे ऐसे कालीन खुलता है ना, रेड कारपेट, अगर मान लो कि आप एकदम ऊपर टॉप सीढ़ी से अपनी, मतलब अगर आप मान लीजिए कि आप फ्लैट में नहीं रह रहे हैं, आप डुप्लेक्स में रह रहे हैं, वहां से जो सीढ़ियां खुलती है, हाँ ठीक, हाँ ओवर एक्साइटमेंट में ये खुश होकर दौड़ती है किसी बात पे और ये मस्त रोल होकर के फैल जाती है, ठीक है, ROFL हो जाती है, ROFL, बस फर्क सिर्फ इतना है कि लाफिंग पहले ही कर चुकी थी, बाकी सिर्फ ROF ही चल रहा होगा, ठीक, अब सुनो, ऐसा अगर हुआ है, सीढ़ियां बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची सीढ़ियां, ठीक है, मान लो 200 सीढ़ियां, ठीक, 200 सीढ़ियों से तुम किसी को धक्का, तो ज्यादा हो गया, तिगर में होती नहीं, ठीक है, और खड़ी सीढ़ियां हैं फॉर एग्जांपल, यस एब्सोल्युटली, ठीक, 50 सीढ़ियां, 40 सीढ़ियां, ठीक, या खड़ी सीढ़ियां, अब ऐसे में अगर आप किसी व्यक्ति को धक्का दोगे मरेगा, 300 के 3 में आ जाएगा, यस 300 के 3 में आ जाएगा, अगर दोनों ही कंडीशन में, मान लो फॉर एग्जांपल दोनों ही कंडीशन में, ना तो उनकी एज ज्यादा है, ठीक है, लेट्स से वो वही भाभी वाली एज की है वो, ठीक, देवर की बारात लेके जाने वाली थी, ठीक है, और 300 का 3 ये भी नहीं एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि सीढ़ियां बस 10-15 सीढ़ियां हैं, ठीक, डुप्लेक्स मकान है, ज्यादा अमीर लोग हैं, इनके पास एक कुत्ता था टफी, वो मर चुका है या उसको बेच दिया गया है क्योंकि इनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, हर कोई सूरज बढ़ जाता है कि मूवी का हिस्सा नहीं होता, ठीक, दिस इज डार्क ह्यूमर, ओके, चलो अब 20 सीढ़ियों से धक्का दिए, आंटी उसके बाद भी मर गई, ठीक है, यही तो पूछ रही सर 10-12 सीढ़ियां हो तो 10-12 सीढ़ियां हो तो ये वाला एलिमेंट भी नहीं आएगा, ये वाला एलिमेंट भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, हाँ बैकग्राउंड स्कोर में चल रहा है, लो चलिए 299 टू 304 पैरा 1, दिव्या थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, लोगों के स्पिरिट्स जो है वो लिफ्ट हो चुके हैं, गुड जॉब दिव्या, वेरी गुड, इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है, ठीक, और निकलते निकलते जो निर्भया ने यहाँ पे पूछ लिया है कि अगर 8 सीढ़ियां हुई तो बेटा चाइना में गिरेगा वो व्यक्ति, फिर तो अगर 8 सीढ़ियां हुई तो फिर वो चाइना में गिरेगा, ठीक, अच्छा ये सवाल आप लोग पूछ रहे हो कि क्यों वो चाइना में क्यों गिरेगा, छोड़ो जा, 8 को चाइना में लकी माना जाता है, इट वाज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ जोक, सिर्फ मैंने निर्भय के लेवल का जो क्वेश्चन था, ठीक है, जिस लेवल का जोक उसने मारने का प्रयास किया था मैंने उसी लेवल पे उतने नीचे आकर के मैंने भी जोक मारा, बस यही था, ठीक, यस, किसी के यहाँ सिर्फ 8 सीढ़ियां नहीं होती, चलो आगे बढ़ो, हो गया बस, सो आगे लिख लीजिए पॉइंट नंबर सी पॉइंट लिख लें, if the above elements are proved, then the prosecution also has to prove, if the above elements are proved, then the prosecution also has to prove that there was no reason for the accused to have incurred that risk, that there was no reason for the accused to have incurred that risk,
दैट्स इट। ठीक, मतलब ये तीसरा एलिमेंट होगा जो आपको प्रूव करना पड़ेगा। हजरात हजरात हजरात, यहाँ पे हम लोगों का हैव प्रूव, यहाँ पे हम लोगों का आर वर्सेस गोविंदा का केस खत्म होता है। नाउ वी आर डन विद आर वर्सेस गोविंदा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, स्नेह और आशीर्वाद। आगे लिख लें, हाँ दिव्या, ठीक, काफी इलैबोरेट किया अंकल ने। आगे लिख लें, नेक्स्ट इज द केस ऑफ विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सभी लोग एक साथ विरसा सिंह को गरिया रहे हैं, मुझे यहां तक गाली सुनाई दे रही है, आई कैन हियर इट। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, लिख लीजिए। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस। Sorry for the inconvenience guys, it was a bit important call. ठीक, ओके, चलिए सो लिख रहे हैं, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, डैश डाल के लिखना। It was held that distinction between section 301 and 303 lies in the fact that in 301 the intention relates directly to death. Whereas in 303 it is related only to the bodily injury. Whereas in 303 it is only related to the bodily injury. Full stop. Let's repeat kar de raha hu. It was held that the distinction between 301 and 303 lies in the fact that in 301 the intention relates directly to death. Whereas in 303 it relates only to the bodily injury. Full stop. If the knowledge of sufficiency of death is also imputed upon the accused, then it will amount to the intention to cause death. And the two clauses in the same section cannot have the same meaning.
cannot have the same meaning. Hence, for section 303, the examination will be as follows. The examination will be as follows. For section 303, the examination will be as follows. Number one, did the accused intended to cause the specific bodily injury? Did the accused intended to cause the specific bodily injury? Full stop. The intention will relate. नहीं उसी में वन में कंटिन्यू कर रहे हैं, टू में बताऊंगा. The intention will relate both to external and internal injuries. The intention will relate both to external and internal injuries. Full stop. Number two, once the above is proved, next examination is not subjective. Once the above is proved, next examination is not subjective to the mind of the accused. Next examination is not subjective to the mind of accused. Rather, it is an objective examination. With respect to specific injuries. That is independent of what the accused may have desired. As a consequence of the injury. Simple. That is it. Of what the accused may have desired. As a consequence of the injury. मतलब फिर जनरल एप्लीकेशन चलेगा कि भाई क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को ऐसी इंजरी कॉज की जाए. ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्यूज क्या सोच रहा है, कैसा कर रहा है, लेकिन वही बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी इंजरी कॉज की जाएगी तो क्या मर सकता है वो? अगर हाँ, बस दैट इज इट. ठीक, यही पूरा का पूरा पॉइंट. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ यहां तक हमारा 299 और 300 के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, प्लीज हरदीप की कोई हेल्प कर दें. फर्स्ट पॉइंट की स्टार्टिंग के वर्ड्स बता दें. ठीक, we are done till the differences and the similarities between 299 and section 300. now कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को लिख लेने चाहिए क्योंकि ये फैक्चुअली पूछे जाते हैं. ठीक, सबसे पहले there is a case by the name of प्रकाश कदम versus राम प्रसाद गुप्ता. प्रकाश कदम नहीं, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो. प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद गुप्ता. चाहो तो हेडिंग डाल लो, रॉन्गफुल एनकाउंटर्स बाय पुलिस. अच्छा एक बात बताओ, जो एनकाउंटर्स होते हैं जैसे शूट आउट एट लोखंड वाला, शायद आपने नाम सुना, शूट आउट एट बटाला आप लोगों ने नाम डेफिनेटली सुना ही होगा. तो ये जो एनकाउंटर्स होते हैं, प्रियंका रेड्डी केस में हुआ था. ठीक है, और भी केसेस में कई बार एनकाउंटर की स्टोरीज आती रहती है. तो ये जो एनकाउंटर्स होते हैं, आर दे इक्विवेलेंट टू मर्डर और नॉट? इफ दे आर फेक, ऑब्वियसली इफ दे आर फेक, yes they are equivalent, perfect, they are equivalent to murder. Now my question is, इसमें जो पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, इसमें जो पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे उनको जनरल पब्लिक से फेक एनकाउंटर हुआ है, उनको जनरल पब्लिक से कम पनिशमेंट दी जानी चाहिए या ज्यादा? व्हाट्स योर ओपिनियन? ज्यादा, एग्जैक्टली. सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश कदम वर्सेस रामप्रसाद गुप्ता के केस में और भी बहुत से केसेस हैं जिसमें
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया है कि जितने भी रॉन्गफुल एनकाउंटर्स होते हैं या जिन्हें हम फेक एनकाउंटर्स के नाम से जानते हैं, ये सभी फेक एनकाउंटर्स जो है, ठीक है, ये सभी जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं या फेक एनकाउंटर्स होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स होते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स, ठीक। और समस्या ये है कि अगर ये एक रेगुलर मर्डर हो तो भी आप एक बार को जज करो। दिस मर्डर इज कमिटेड बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया गया। अब इसके कारण, ठीक है, इसके कारण हाँ ब्लडेड भाई, कोल्ड ब्लड ले भैया, हद है, ठीक। तो ऐसे में अगर पुलिस ऑफिसर्स खुद ही एनकाउंटर करने लगेंगे, खुद ही अपने हाथों में कानून को लेते रहेंगे, तो फिर पब्लिक तो हमेशा ही डरी रहेगी। पब्लिक विल ऑलवेज बी स्कैर्ड, पब्लिक विल ऑलवेज बी लाइक इन अ सेंस ऑफ फियर। तो अगर उस रूल से हम लोग चले, यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग इस रूल से यहाँ पे वर्कआउट किए, तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों का पुलिस अथॉरिटी पर से भरोसा ही उठ जाएगा। इसीलिए जो एनकाउंटर के मामले होते हैं, उन एनकाउंटर के मामले में केसेस चलते हैं पुलिस ऑफिसर पे कि भाई ये एनकाउंटर लेजिटिमेट था। अब लेजिटिमेट एनकाउंटर क्या हो सकता है? लेजिटिमेट एनकाउंटर का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति ने आप पे गन फायर किया, हमने अपनी सेफ्टी के लिए यहां से गन फायर किया, सेल्फ डिफेंस में, और सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये हो सकता है, दिस इज जस्टिफाइड। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, मतलब 50-50 रेशियो है, कई बार वाकई में गन फायर होता है और सामने वाला व्यक्ति पुलिस ऑफिसर जो है वो खुद को बचाने के लिए गन शॉट करता है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए ये फेक है, सामने वाले ने कोई गन शॉट आप पे किया ही नहीं है, सामने वाले ने आप पे अटैक किया ही नहीं, फिर अगर आप उसको मार दो तभी एनकाउंटर गलत भी, ठीक। और क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो ये डेफिनेटली रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा, ठीक। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है कि भैया ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स है, और ऐसी स्थिति में जो भी पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व है उनको जनरल पब्लिक से ज्यादा सजा दी जानी चाहिए, ये रूल। तो लिख लीजिए इसमें, अगर वो भाग रहा है तो आप उसको मार नहीं सकते, अगर वो व्यक्ति भाग रहा है आप उसको मार नहीं सकते, आप उसके पैर पे गोली चला सकते हो, ठीक। आप उसके पैर पे गोली चला सकते हो, आप इस प्रकार से उसको इस्तेमाल, मतलब अपनी फोर्स को इस्तेमाल कर सकते हो जिससे सामने वाला व्यक्ति रुक जाए, स्टॉप हो जाए। व्यक्ति को मारने का अधिकार आपको किसी स्थिति में नहीं, ठीक। हाँ, कार पलटा सकते हैं, कि जा रही थी गाड़ी पलट गई, वो अलग बात है, ये हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ का था? उन्नाव का था, कानपुर का था, कहाँ का था ये? कानपुर का, बहुत बढ़िया, हाँ, वाइस सिटी हो जाएगा उसके साथ, ठीक। इट हैपेंस, फेयर इनफ। चलो, हमारे शहर से, बहुत बढ़िया, काफी ऐसे सर, हमारे शहर से, आप क्या जाने सर, हमारे शहर से, प्राउड मोमेंट सर। बढ़िया, ठीक है। एक तो हर्ष गुजराल ने भी बहुत फेमस किया है, वैसे कानपुर से हम पहले से भी वाकिफ है, हमारे रिश्तेदार हैं वहां पे, लेकिन हर्ष गुजराल ने भी काफी फेमस किया है कानपुर को, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है, इनके वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, लिख लीजिए प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद गुप्ता के केस में। If a policeman is given an illegal order by any superior, to do a fake encounter, अच्छा मेन स्ट्रीम भी है, सवा 7 पे वो ध्यान रखें, to do a fake encounter, it is his duty, अब ये सबऑर्डिनेट की ड्यूटी है, it is his duty to refuse to carry out such illegal order, it is his duty to refuse to carry out such illegal order, otherwise he will be charged for murder, and if found guilty will be sentenced to death, भाई फिर मूली उली भी ले आइएगा, है भाई? नेक्स्ट हेडिंग बना ले, नेक्स्ट हेडिंग ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, हमारा 300 और 299 यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुका है। चीज कह रहे हैं दोनों बच्चों के लिए, तीनों कोई बात नहीं, आराम से, कोई समस्या नहीं, क्वेश्चंस बस देख लेना, आराम से खुद भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग बना ले ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, हाँ, यहाँ से एक्सेप्शन शुरू हो जाता है। एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि 299 300 हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आर वर्सेस गोविंदा के केस से ना सिर्फ 299 300 भी कवर हो जाता है, दोनों चीजें वहां पे एक्चुअली वर्कआउट करती हैं। विरसा सिंह को क्योंकि हमने एड्रेस कर दिया तो वो वाला पॉइंट भी एड्रेस हो चुका है। अब हम लोग एक्सेप्शंस पे आराम से आ सकते हैं। सो लिख लीजिए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, लिख ले
The term grave indicates that provocation be of such a nature. The term grave indicates that the provocation be of such a nature as to cause alarm to the accused. Full stop. Sudden means an action which must be quick and unexpected, so far as to provoke the accused. Full stop. The reaction to such a provocation must be spontaneous. Full stop. In the case of Suklal Sarkar versus Union of India, 2012, it was held that the question whether provocation was grave and sudden, is a question of fact, and not one of law. Full stop. Each case is to be considered according to its own facts. Full stop. Supreme Court has laid down, next line here, Supreme Court has laid down the principles relating to grave and sudden provocation. In the case of K.M. Nanavati versus State of Maharashtra, which are number one, the test of grave and sudden provocation is whether a reasonable man, GNS लिख लेना इसको, ठीक है, whether a reasonable man belonging to the same class of society as the accused, if placed in the situation, if society as the accused, if placed in the situation same as accused, would be so provoked to lose his self-control. I'll repeat. The test of sudden and grave provocation is whether a reasonable man belonging to the same class of society as the accused, if placed in the situation same as the accused, would be so provoked so as to lose his self-control. Number two, in India, words and gestures may cause grave and sudden provocation.
सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन सब्जेक्टिवली, मतलब भाई किसी व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लग सकती है, कोई चीज किसी व्यक्ति को बहुत बुरी लग सकती है सब्जेक्टिवली। नंबर 3, द मेंटल बैकग्राउंड created by the previous act of the victim, the mental background created by the previous act of the victim may be taken into consideration, the mental background created by the previous act of the victim, the mental background created by the previous act of the victim may be taken into consideration in ascertaining whether the subsequent act of the victim may be taken into consideration in ascertaining whether the subsequent act caused grave and sudden provocation for committing the offense. Whether the subsequent act caused grave and sudden provocation for committing the offense. That's it. ये है आप लोगों का नानावती केस। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना होता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को डिसाइड करते वक्त। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, अभी क्लास को मैं यहीं पे इसी पॉइंट पे छोड़ रहा हूँ, छुट्टी दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम भी है आप लोगों का 7:15 से। ठीक है, हाँ, प्रीवियस एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन बाय द विक्टिम ने कोई प्रीवियस एक्ट किया था ना, जैसे नानावती केस में देयर वाज अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, प्रीवियस एक्ट, उसको भी कंसीडर किया जाएगा जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को जज किया जाएगा। ठीक, चलो गाइस, आई होप आज की क्लास में जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आया। जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जो भी पढ़ा, जो भी लिखा अपन ने, क्या वो आप लोगों को क्लियर हुआ, फटाफट से बता दें। अभी नोट मेकिंग जरा सी बची है, अब हो गया, वी आर डन विद द नोट मेकिंग ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर एंड वी विल बी कंप्लीटिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक, तो फटाफट से मुझे बता दें, इज एवरीथिंग क्लियर? चमका, समझ में आया? चलो, सो फिर 7:15 PM पे आप लोगों का मेन स्ट्रीम भी है, उसमें भी आप लोग को आना है, तो फटाफट से आ जाइए प्लीज। प्रज्ञा की कोई हेल्प कर दें, उन्हें टेलीग्राम हैंडल पे फर्स्ट पेज या फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट बता दें, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर हर। ठीक है, चलो अभी रैप अप करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, मेन स्ट्रीम में आओ एंड जय हिंद। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। लपेटते हैं हल्का हल्का सा। चटनी तो हम अभी कह ही रहे थे, मटर चावलों के लिए पीसेंगे खड़े। अभी मैं बिछा दिया उसमें ना। कम ना रहे लेकिन फिर भी एहतियात हमारे जब बना रहे हैं, जब कुकर खाली हो जाएगी मैं भी 10 से खाऊंगी। ले आए भाभी कैसे? अब इनको कॉल किया इसे
ये अम्मी ये नमकीन भी तो रखी है, एक्सपायर हो जाएगी। ये वो डब्बों में आई थी। आई होगी बाजार से। नहीं नहीं, डब्बे से निकाली थी। इसमें रसगुल्ले थे, 2 पैकेट नमकीन की, 1 पैकेट रसगुल्ला था, बाकी